देखिए भैया सीधी सी बात है, प्लीज पॉइंट पे फोकस कीजिएगा। थोड़ा मीटर तेज खींचेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अगर आपको लगे स्पीड सर थोड़ी सी और तेज कर सकते हो तो कर लेना, धीरे नहीं होगी। आवर्तिता क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कि भैया गुणों की पुनरावृत्ति होना क्या कहलाती है, आवर्तिता। तो आप लिख सकते हैं भैया गुणों की पुनरावृत्ति, गुणों की पुनरावृत्ति आवर्तिता कहलाती है। क्या कारण रहता है बेटा आवर्तिता का, तो इसका मुख्य जो कारण है ना वो है संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या का समान होना। समान इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोष में तो ही क्या होती है, गुणों में पुनरावृत्ति होती है। देखो भैया एल्कली मेटल्स, फर्स्ट ए वर्ग के अंदर क्या लिखते हो, NS1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, याद आया। तो सबके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितना था, एक था, तो गुण भी तो कैसे थे, एक थे। क्लियर है कि नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका कारण एक ही है, वो कारण है भैया संयोजी कोष में, संयोजी कोष में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और कई बार वो ऐसे भी लिख सकता है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, ऐसे भी लिख सकता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। अब ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जिनकी पुनरावृत्ति होती है, तो आओ लिखते हैं भैया गुण। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे गुण नंबर 1, वो पढ़ेंगे हम लोग प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और दूसरा इसी के साथ साथ पढ़ेंगे परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। इसको डिनोट करेंगे बेटा जैफ से, और उसको डिनोट करेंगे सिग्मा से। दूसरा गुण हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे परमाणविक त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या, या इसको आप बोल सकते हो आकार। तीसरा आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा, कई कई लोग उसको आयनन एंथैल्पी भी बोलते हैं, क्वेश्चन एंथैल्पी के नाम से भी आ जाता है, कई बार इसको आयनन विभव भी बोला जाता है। शॉर्ट में लिखते हैं बेटा इसको आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। तीसरा चौथा गुण लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, जो कई लोग इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि भी बोलते हैं, एंथैल्पी या लब्धि। और एक नाम और होता है इसका जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। पांचवा था बेटा एक गुण और पढ़ेंगे हम लोग विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता यानी कि EN, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और लास्ट छठा गुण नहीं है भैया, इन सब के अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन। और एक बात बताओ मैं आपको, पिछले 20 सालों से अगर पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चन आया ना तो 20 बार यहां से आया, 20 टाइम्स यहीं से आया, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट है भैया, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सुपरस्टार है अपना आप में। अगर मैं कहता हूँ 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो एक कंफर्म इससे आएगा, और कभी कभी तीनों के तीनों इसी से आ गए, 2 आए तो दोनों के दोनों इसी से आ गए, इतना इंपॉर्टेंट। तो जब ये सब चीजें आएगी ना आपको तब ये अपना आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखना, कंफर्म है नीट के अंदर इससे क्वेश्चन। चलो भैया सबसे पहला टॉपिक गुण में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, नंबर 1 प्रभावी नाभिकीय आवेश, बोले तो जैफ, व परिरक्षण प्रभाव जिसका दूसरा नाम होता है आवरण प्रभाव, सिग्मा। इसको समझाऊं उससे पहले कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं आपको, आपके जीवन से ही जुड़े हुए कुछ एग्जांपल है। ये वो परमाणु है जिसके ये नाभिक, मान लेते हैं ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं मान लेता हूं टारगेट इलेक्ट्रॉन। टारगेट मतलब मैंने इसको चूज किया है, इसके ऊपर कुछ बातों का अध्ययन मुझे करना है, ठीक है। ये इसके कोश है भैया, इसका आंतरिक कोश है भैया, और ये इसका बाह्य कोश जिसके आजू बाजू में भी इलेक्ट्रॉन पड़े, ये आंतरिक कोश में भी इलेक्ट्रॉन पड़े, और भी एक अंदर कोश आएगा भैया उसमें भी इलेक्ट्रॉन पड़े, समझ गए। सिंपल सा एक लिखने का तरीका है।
एक यहाँ पे बना देते हैं, एक कोश यहाँ पे भी बना देते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पड़े। ठीक, चलिए बच्चों ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर आवेश क्या होता है, ऋण आवेश, और एक नाभिक जिसके ऊपर आवेश क्या होता है, धनावेश। धनावेश और ऋण आवेश के मध्य क्या बल लगेगा, आकर्षण बल। तो नो डाउट नाभिक भारी होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जो ये खींचेगा, खींचने की जो ताकत होगी वो किसके बराबर होगी, तो सीधी सी बात है, नाभिक भारी है तो जितना नाभिक भारी होगा वो आकर्षण बल उतना ही ज्यादा लगाएगा। और नाभिक का जो आकर्षण बल है वो निर्भर करता है इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या पे, और प्रोटॉन की संख्या भैया किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के। तो आप कह सकते हो कि उसके ऊपर जो आकर्षण बल लगाया जा रहा है वो आकर्षण बल एक्चुअल में जेड के बराबर है। सही बात है बेटा। और यहाँ पे जेड क्या है, तो आप कहोगे सर जेड जो है वो है एक नाभिकीय आवेश, परमाणु क्रमांक या नाभिकीय आवेश, बोलो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा। इस इलेक्ट्रॉन के बाजू में इलेक्ट्रॉन पड़े, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े, इस इलेक्ट्रॉन के बाहर भी मान लो एक कोश है जिसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन पड़े। ठीक है, अब भैया ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि 4-5 ही पॉइंट लिखूंगा, वो ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पर वो चारों पांचों के अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई। मान लेता हूं मैं नाभिक हूं, और मान लेते हैं भैया बीच के अंदर कोई टारगेट इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता है, जैसे हम लोग कह देते हैं भैया ये रेड टी शर्ट जो है हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है, तीसरी चौथी लाइन वाला बंदा। ठीक है, मेरी मैं हो गया नाभिक, मेरी पहली कक्षा ये है। सभी बच्चे ध्यान से सुनना भैया, इमेजिन कर लेना एक क्लास है जिसके अंदर टोटल 5 लाइनें हैं, उस 5 लाइन में से मैं चौथी लाइन वाले बच्चे को टारगेट इलेक्ट्रॉन मान के चल रहा हूँ, वो मेरा टारगेट इलेक्ट्रॉन है और नाभिक मैं बन के बैठा हूँ यहाँ पे। आकर्षण बल का मतलब हो गया भैया प्रहार की बात करूंगा मैं, सीधी सी बात है, अपने को करनी है पिटाई। गुरु हूं भैया, एक ही काम आता है अपने को, तो क्या आता है, पिटाई का। एक बात बताओ भैया, भयंकर गुस्से के अंदर मैं निकला, सबसे पहले पहली लाइन वाले जो है वो मेरे को सबसे पहले फेस करेंगे, फिर दूसरी लाइन वाले फेस करेंगे, फिर तीसरी लाइन वाले, और फिर चौथी लाइन वाले, और चौथी लाइन में टारगेट इलेक्ट्रॉन बैठा है आपका। अगर मैं कहूं मैं भयंकर गुस्से में हूं, आप लोगों की यारी दोस्ती बहुत अच्छी है, तो सबसे पहले इस बंदे को बचाएगा कौन, पहली रेखा वाले, जो पहली लाइन वाले बंदे, वो कहेंगे गुरुजी हमें मारो पहले, उस भाई तक पहुंचने से पहले हमें मारो। तो भैया सुनना, भैया ध्यान से सुनना, उस बंदे को बचाने के चक्कर में ये पहली रेखा वाले पिट गए, मेरा जुनून जो था, जोश था, वो थोड़ा ठंडा हो गया, पर गुरुजी तो प्रहार लेके चल रहे हैं भैया। तो दूसरी रेखा में पहुंचे, दूसरी रेखा वाले आए, गुरुजी हमें मारो, उसका नंबर नहीं लगना चाहिए। फिर तीसरी में गया, अब देखो धीरे धीरे सबसे ज्यादा दंश किसने झेला भैया, प्रहार किसने झेला, पहली रे, सारा ऑलमोस्ट गुस्सा वही निकल गया। थोड़ा बहुत था तो वो अगली वाले में, उससे थोड़ा और कम हुआ तो अगली वाले में, और चौथी लाइन में पहुंचा, टारगेट इलेक्ट्रॉन सामने था पर आजू बाजू में यार दोस्त और बैठे थे, गुरुजी पहले हमें मारो फिर भाई को मारना। ठीक है, तो उसके आजू बाजू वालों ने भी उसको बचाया। इस इलेक्ट्रॉन को कौन कौन बचा रहा है, पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, यानी कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बचा रहे हैं, और कौन बचा रहे हैं, उसके बाजू वाले। फिर लास्ट में भैया एक लास्ट थप्पड़ तो चिपकेगी चिपकेगी, लास्ट थप्पड़ चिपकाई हमने, थोड़ा सा आकर्षण बल लगाया, हल्का सा आकर्षण बल, पूरा नहीं लगा पाया, क्यों, क्योंकि पूरा आकर्षण बल लगाने को किसने रोक दिया था मुझे, पहली दूसरी तीसरी और बाजू वाले इलेक्ट्रॉन। ये बचाने का जो ढंग, ये बचाने का जो प्रभाव, ये जो आपने आवरण बना रखे हैं, इसको कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। क्लियर है कि नहीं, परिरक्षण प्रभाव का मतलब होता है आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन और बाजू वाले इलेक्ट्रॉन किसी भी टारगेट इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को कम करने की प्रवृत्ति है। क्लियर है कि नहीं। फिर भैया बाद में बात आती है, मैं तो गुरु मारने के लिए निकला हुआ, पता चला पीछे भी इलेक्ट्रॉन बैठे, वो क्या करेंगे, इसको लगने दो, क्या वो आगे आएंगे, नहीं, वो कहेंगे भैया इसकी लग रही है इसको लगाओ, इवन वो तो और क्या करेंगे, धक्का और देंगे पीछे वाले क्या करेंगे। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को बचा रहे हैं क्या, नहीं बचा रहे। जब हमने टारगेट इलेक्ट्रॉन सिलेक्ट कर लिया है तो उस कक्षा को नाम दी जाएगी एन कक्षा, उसके अंदर वाली कक्षा को दिया जाएगा नाम n-1, उसके अंदर वाली कक्षा को n-, और उसके बाहर वाली कक्षा को n+1, n+2। मुझे एक बात बताओ, क्या n+1 या n+2 कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन कभी भी परिरक्षण प्रभाव दिखाते हैं। सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव कौन सी कक्षा का आपको देखने को मिलेगा, पहली कक्षा का। क्लियर है कि नहीं। और सबसे कम परिरक्षण प्रभाव कौन सी कक्षा में मिलेगा आपको, जो इसके बाजू में बैठे। हेलो, बात समझ में आई कि नहीं आई।
एक बात तो कितना आकर्षण बल लग रहा था, गुस्सा कितना था, जेड के बराबर, बचाव कितना हुआ, सिग्मा के बराबर। अगर जेड में से सिग्मा घटा दूं मैं तो लास्ट में एक थप्पड़ चिपकेगी, वो क्या कहलाती है? नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर या टारगेट इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया परिणामी आकर्षण बल। लास्ट की वो तो थप्पड़ थी ना, वो एक परिणामी थी, उतनी पहुंची वहां तक, लेके तो 100 थप्पड़े निकला था, पर बीच बीच के अंदर सबको सर्व कर दी मैंने। तो ये प्रभावी नाभिक के आवेश क्या है भैया? तो आप कहोगे सीधी सी बात है सर, जैप जो होता है वो नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया परिणामी आकर्षण बल है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होता है आगे। सिग्मा का मान या फिर भेदन क्षमता या फिर पर्यवेक्षण प्रभाव। इधर देखो, सबको समझ में आएगा भैया। मान लेते हैं ये नाभिक है, ये वाले जो अंतिम कक्षा है, ठीक है, ये अंतिम कक्षा का दीर्घ रूप दिखाया मैंने, जूम कर दिया आपको, ठीक। ये पूरा इलेक्ट्रॉन के बादल अंतिम कक्षा में पड़े, ये वाली कक्षा है बेटा जहां इलेक्ट्रॉन बैठा है ना, इसको मैंने जूम कर दिया, यूं जूम कर दिया। ये एस होगा उपकोष, उसके अंदर पी उपकोष होगा, डी उपकोष होगा और एफ उपकोष होगा। अगर पूछी जाए नाभिक से नजदीकता की बात, ठीक है ना, नाभिक से नजदीकता की बात की जाए, जवाब देना बेटा। तो आपको इस डायग्राम को देख के क्या लग रहा है कि नाभिक के नजदीकता में एस पी डी एफ में कौन होता है? एस होता है। तो अगर मैं कहता हूं ये कोष एन कक्षा है, तो एन एस सबसे नजदीक होगा, फिर एन पी, फिर एन डी, फिर एन एफ। चलो बेटा अब सुनना, मान लेते मेरा टारगेट इलेक्ट्रॉन जो मैंने ये सिलेक्ट किया था ना, ये एफ के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। इसी कक्षा के अंदर बाजू में इलेक्ट्रॉन बैठे थे ना, मैंने कहा था इस भाई को बचाने के लिए बाजू वाले भी आएंगे। बाजू वाले इलेक्ट्रॉन ये एस पी डी एफ वाले हैं, ठीक है ना। एफ के अंदर भी 14 आ सकते हैं, डी के अंदर 10 आ सकते हैं, पी के अंदर 6 और एस के अंदर 2 आ सकते हैं, इतने तो आ ही सकते हैं। इस एफ को बचाने के लिए कौन कौन बैठा है? डी बैठा है, पी बैठा है और एस बैठा है, और साथ में इस एफ के खुद के इलेक्ट्रॉन भी तो बैठे। हेलो, अगर मैं कहूं इस एफ को सबसे ज्यादा किसने बचाया, भैया मैं निकला हुआ हूं डंडा लेके, सबसे पहले प्रहार किस पे होने वाला है? एस पे, तो सबसे ज्यादा ये बचाएगा कि नहीं बचाएगा? इसका मतलब अगर मैं परिरक्षण प्रभाव की बात करूं, मैं अगर मैं बात करूं भैया किस इलेक्ट्रॉन, किस उपकोष के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव सर्वाधिक होगा, तो आप क्या बोलोगे बेटा? एस का। फिर और सबसे कम। और भैया मैं आपको बात बता दूं, एफ जो उपकोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनका परिरक्षण प्रभाव बेहद दुर्बल होता है, यानी कि इसके जो बाजू में बैठे इलेक्ट्रॉन है ना, वो इतना ज्यादा परिरक्षण नहीं दिखा सकते। तो आप कह सकते हो कि इसका परिरक्षण प्रभाव कैसा होता है? दुर्बल होता है। यानी कि सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी कि नहीं आएगी बेटा? ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसी को बोलते हैं भेदन क्षमता। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भेदन क्षमता। चलते हैं आगे, सुनो। इस एसपीडीएफ में सबसे ज्यादा, भैया ध्यान से सुनना, इस एसपीडीएफ में सबसे ज्यादा बचा गया या बचाया गया इलेक्ट्रॉन कौन सा है? सबसे ज्यादा किसको बचाया जा रहा है? एफ को कि एस को? एफ को, क्योंकि एफ को कौन बचा रहा है? डी, पी, एस। डी को कौन बचा रहा है? पी और एस को कौन बचा रहा है? पी को कौन बचा रहा है और एस को कौन बचा रहा है? अरे क्यों, कोई नहीं, अंदर के कोष नहीं दिख रहे क्या? कोई नहीं? अरे भैया बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? ये पहली लाइन की पिटाई इसी वजह से तो हुई थी, एस को बचाने के लिए तो हुई थी भैया। तो यहां पे आप कह सकते हो परिरक्षित इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा? परिरक्षित इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो एफ के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा परिरक्षित, उससे कम डी के, उससे कम पी के, और सबसे कम परिरक्षित कौन होगा? एक ही कोष के अंदर। बात भेजे में घुसी क्या? अरे घुसी क्या भैया? फिर भी आपने बोला सर कि फिर भी लास्ट में एक थप्पड़ तो चिपकेगी चिपकेगी, तो वो थप्पड़ का मान क्या होगा बेटा? जेफ किसके बराबर होगा बेटा? जेड माइनस सिग्मा, जहां पे जेड क्या है बेटा? परमाणु क्रमांक या नाभिकीय आवेश।
सिग्मा क्या है? परिरक्षण प्रभाव। लिख लीजिए प्लीज। चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है कि इसका गणितीय निरूपण अगर हमें करना है तो गणितीय निरूपण कैसे करेंगे? तो इसके लिए आता है सिग्मा की कैलकुलेशन या गणना। और सिग्मा की जब गणना करनी होती है, सिग्मा और जेफ की गणना एक साथ ही लिख देता हूं। तो वैसे तो सिग्मा की गणना करने के लिए एक नियम दिया गया था, स्लेटर नियम। स्लेटर साहब कहते हैं कि यदि टारगेट इलेक्ट्रॉन एनएस या एनपी उपकोश में उपस्थित है तो nth कक्षा के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की सिग्मा वैल्यू 0.35 होती है। n-1 कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है तो उसकी सिग्मा की वैल्यू 0.85 होता है। और अगर n-2 n-3 इनमें कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है तो उनकी सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। इसका बात समझना बेटा। देखो समझाता हूं आपको, आपको आता भी है। ये लो, ये टारगेट इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, इसके बाजू में इलेक्ट्रॉन है। ये कक्षा कौन सी होगी? n। ये कौन सी होगी? n-1। और ये कौन सी होगी? मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव का मान किसका होगा? n वाले का होगा, n-1 का होगा कि n-2 का होगा? सबसे अंदर वाले का होगा, n-2 का। दिख रहा है सबको? फिर उससे कम किसमें होगा? n-1। और सबसे कम किसका होगा? बाजू वाले इलेक्ट्रॉन का। यही तो बोल रहे थे हम। मान समझ में आया कि नहीं आया? अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन में कैसे यूज करोगे? आओ समझाता हूँ। बेटा गेट लगा दे, एग्जाम्पल की बात करेंगे। आओ मान लेता हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, नाइट्रोजन वाला। नाइट्रोजन विन्यास क्या होता है बेटा? 1s2 2s2 2p3। मान लेते टारगेट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2p के अंदर बैठा है। तो मैंने कह दिया ना, ns या np में प्रेजेंट हो, p के अंदर है। अब p के अंदर टारगेट इलेक्ट्रॉन, एक बात तो भाईतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको? कितने दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं ना? 5 में से टारगेट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। तो बचाने वाले कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? भाई इसको बचाना, खुद तो ये बचा ही नहीं पाएगा खुद को, तो बचाने वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। तो एक बात बताओ, बचाने वाले इलेक्ट्रॉन अगर nth कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 0.35। तो 4 की कितनी हो जाएगी बेटा? तो 4 इंटू, ठीक है, ये तो गया आपकी nth कक्षा। और ये कौन सी हो जाएगी बेटा? और n-1 के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? तो 2 की कितनी हो जाएगी? 1.7 और 1.4 होता है 3.1। तो जेफ कितना आएगा बेटा? तो 7 माइनस 3.1 कितना आएगा बेटा? 3.9। लास्ट में रिलेशन दूंगा, वही काम की है, ये कैलकुलेशन काम की नहीं है। ठीक है ना? अब एक काम करते हैं भैया, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन प्लस बनाता हूं मैं। धनावेश बढ़ाया मैंने। क्या बढ़ाया मैंने? धनावेश। तो एक बात तो विन्यास क्या हो गया? 1s2 2s2 2p2। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 4। एक को टारगेट मान लो तो भैया रक्षण कौन कर रहे हैं? 3। 3 की वजह से कितना आएगा बेटा? और 2 की वजह से कितना आएगा? ये सिग्मा का मान आएगा कि नहीं आएगा? कितना आया बेटा? 1.7 और 1.05, 2.75। तो जेफ कितना आया बेटा? 7 परमाणु क्रमांक हो गया, माइनस 2.75 कितना है बेटा? 4.25। माइनस करने में जोर आ रहा है क्या? अगला बताओ तो। अब मैंने माइनस आवेश बढ़ाया, यानी कि n माइनस बढ़ा दिया। n माइनस बनाते ही भैया क्या हो गया? 1s2 2s2 2p4। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, एक को टारगेट मान लिया तो रक्षण कितने करेंगे? तो 5 इंटू 35 प्लस 2 इंटू, ये सिग्मा आया बेटा? कितना आया? प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा? 5 3 15 5 25।
1.75। तो सिग्मा कितना है बेटा? 3.45। तो जेफ कितना है बेटा? 3.5। 3.55। जरा इस गोले को देखना, जब न्यूट्रल था तो 3.9 था, जैसे ही धनावेश आया जेफ बढ़ गया, और जैसे ही ऋणावेश आया जेफ कम हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जब तुम एक ही तत्व के आयन बनाते हो N+, N-, तो उस दौरान जेफ धनावेश आने पर क्या होता है? बढ़ता है, और ऋणावेश आने पर कम हो जाता है। तो ये संबंध बैठता है कि नहीं बैठता बेटा? इसका मतलब एक ही तत्व के आयन, अब ये किसके लिए लागू होगा? तो नोट जारी करता हूं, ये लागू होगा सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी व एक ही तत्व के आयन, आयन के लिए। एक ही तत्व के आयन के लिए अगर मैं बात करूं तो जेफ जो होगा बेटा वो समानुपाती होगा धनावेश के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा ऋणावेश के। क्लियर है कि नहीं? अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं, वंस अपॉन ए टाइम बेटा कोई जमाना था, हमने सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणियां पढ़ी थी, कुछ याद आ रहा है? उसको तो याद किया, अरसा बीत गया सर। कुछ दिखा, याद आया? कुछ याद आया? अरे बोल दो रे। यस सर। तो भैया इधर से इधर जा रहा हूं, धनावेश बढ़ रहा है, धनावेश बढ़ेगा तो जैप बढ़ेगा, तो बढ़ा दो, बढ़ा दो। एक ही तत्व के आयन आ जाए, एक ही तत्व के आयन, एक ही तत्व के आयन, एक ही तत्व के आयन, दिख रहा है भैया? तो क्या बोलोगे? तो सर इधर से इधर जा रहे हैं, ऋणावेश में कमी आ रही है, तो ऋणावेश में कमी आ रही तो जैप, हेलो, बात समझ में आई ना? तो इसका मतलब O-2 O-O, Mn+2 Mn+4 Mn+6 Mn+7, इसका मतलब Sn+2 Sn+4, मतलब Fe+2 समझ में आ रहा है? CrO Cr2O3 CrO3, दर्शन हो रहे हैं क्या भैया? अरे बोल दो रे। यस सर। MnO MnO2 MnO4-2 MnO4-, ये इसी का ही रूप है, ये वाला। समझ आगे होगा भैया? एक क्रम लिखना है तुम्हें, खुद से करना बेटा, वरना तुम्हें खुद ही लिख देता ना क्रम, है ना? ये तुम्हारा कर्म है कि तुम क्रम निकालोगे घर जाके, ठीक है ना? सर समझ में आ गया, इतना मत दो एग्जाम्पल, क्यों बेटा? सही बात है ना? हाँ मत भरना। चलो भाई, अब लिखो आवर्त में। आवर्त के अंदर जेड इफेक्टिव का क्या रोल है? तो याद रखना बेटा, जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट का मतलब एस ब्लॉक से पी ब्लॉक जा रहे हो कि पी ब्लॉक से एस ब्लॉक जा रहे हो? एस ब्लॉक से पी ब्लॉक, क्लियर है कि नहीं? यू से यू जा रहे हो, ठीक? तो आप लिखेंगे भैया आवर्त में, कहां में? आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ता है, जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ता है। तो इसका मतलब भैया थोड़ा सा एक एग्जांपल दे ही दिया जाए आपको, कैलकुलेशन बेस्ड समझा रहा हूं, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है, आउटडेटेड है ये, नहीं पूछते आपसे कोई, ठीक है ना? पर आपको वैल्यू वाइज फिर भी एक बार दर्शन करा रहा हूं, कर लीजिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। समझ में आए तो ठीक बात है, नहीं आए तो और भी ठीक बात है, ठीक है ना? पॉइंट इससे ही काम चलना है अपना।
ठीक, इधर देखो लिथियम का जो Z इफेक्टिव होता है वो एक्चुअल में 1.3 होता है, मैथमेटिकली 1.3 होता है, निकाल के चेक कर सकते हो आप। ठीक, अब बात आती है यहाँ पे लिथियम के पश्चात अगर आप जाओ बेरिलियम पे, तो इसका Z इफेक्टिव क्या आएगा, सीधा तरीका दे रहा हूँ, देखिएगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3 और बेरिलियम का होता है 4। तो आप लिथियम से बेरिलियम जाओगे तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि कितने की हो रही है, 1 की हो रही है। अच्छा एक बात, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हो आप लोग, 1s2 2s1, और इसका क्या लिखते हो 1s2 2s2। अगर मैं कहूँ ये टारगेट इलेक्ट्रॉन है एस वाला, यानी कि संयोजी कोष वाला एक इलेक्ट्रॉन टारगेट इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाजू में आके तो दूसरा इलेक्ट्रॉन बैठा है। भाई बेरिलियम में पहुंचे तो क्या किया तुमने, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, वो कहां बढ़ाया भैया, उसके बाजू में तो बढ़ाया, तो बाजू में बढ़ाया तो भैया इसका मतलब क्या हुआ सर? अनाउंसमेंट। वो अनाउंसमेंट था, टी शर्ट लेने का था। ठीक है, आए, बात हो गई तो आए। वो देख रहा है, वो पूछा यार मेरे साइज बता पीछे से, एम है कि एस है। एक काम करना, तुम दो जने मिलकर एक्सेल ले लेना, एक में आ जाना। कितना क्रेज है ना यार, ये बात तो है, जीवन यही अच्छा है। क्यों बच्चा लोग, मतलब टी शर्ट मिल रही है उसके साथ साथ में बैग और मांग रहे हैं, समझ रहे हो आप। सर वो तो हमारा अधिकार है, बाकियों को बैग सर स्वेटर ऐसे मिलेगी नहीं मिलेगी? स्वेटर। अरे यार एक अलग ही लेवल आया भैया, स्वेटर मांग रहा है अलग। मिलेगी मिलेगी बेटा मिलेगी, स्वेटर मिलेगी, सोल मिलेगा, नारियल मिलेगा, ठीक है सब मिलेगा। और सह सम्मान ट्रॉफी के साथ आपको हाँ नीट के अंदर भेजा जाएगा, जा बेटा विजय भव, तिलक निकाल के। क्या यार लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास चल रहा था, अच्छा जीवन था हमारा, ये बीच में टी शर्ट सोल नारियल। हमारे साथ क्या था, आपको एक पुराना किस्सा सुनाता हूँ एक। अगर मैं ये कहता ना बेटा देखो मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ देखो, तो भाई साहब आधों को नींद आ चुकी थी, इतने में बोलते ही आधों को नींद आ चुकी होती। अब मैं बोल रहा हूँ एक किस्सा सुनाता हूँ पुराना, बेटा पुराना किस्सा है। अरे आपस में लगे, अरे वो कबूतरों इधर यार, मैं अजय देवगन स्टाइल से एकदम बाल बाल आ गए हैं, गजब यार। वो पुराने विजय पथ एक मूवी थी, उसके हिसाब से बात कर रहा था। देखता हूँ, ऐसा है ना, अबे लंबे, एक सेकंड रुको, ये लंबे वाले बच्चों सुन लो तुम, वरना अगली बार से ना 2-2 इंच छोटी कर देंगे टांगे, है ना। किस्सा गया, अब किसी का मजाक खत्म हो गया। तो भैया बात ये थी, कैलकुलेशन समझ लो, मुझे पॉइंट पॉइंट बात है, बात खत्म हो गई, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, चलो छोड़ो, वो बड़ी उतावली हो रही थी, जा बेटा जा। ले बेटा ले टी शर्ट ले। लो भाई जाओ तुम जाओ, 3 का और 3 का ग्रुप जाओ भैया, 6 का जाओ।
बाद में ले लोगे तो अभी कौन लेगा? पहली बात तो सुन बेटा, तू लास्ट में जिसने हाथ खड़े, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूं, प्लीज प्लीज है बेटा, आपस में डिस्कशन कर रहे हो, यूं नहीं गुरुजी की बात मान ले। मतलब हम यहीं बैठे, जाओ रे तुम जाओ, ये ऑनलाइन वाले सोच रहे होंगे ये चल क्या रहा है। भैया रिकॉर्डिंग भी चल रही है, साथ ही साथ सुने ध्यान से, ऐसी बातें नहीं करेंगे हम। बेटा जा रहे, आओ बाकी बच्चे, सभी बच्चे समझे इस बात को, ठीक है? रिकॉर्डिंग चल रही है, टेंशन वाली बात नहीं है, अगर पॉइंट छूट भी जाए तो घर जाके रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक? डेल्टा जेड का मान यानी कि परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ रहा है, क्योंकि हमने बोला कि भैया जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो जो कोष था 2s1 में, बाद में क्या हो गया ये 2s2, तो संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब जस्ट टारगेट इलेक्ट्रॉन के बाजू में जाके बैठ गया, और जस्ट टारगेट इलेक्ट्रॉन के बाजू में बैठेगा, इसका मतलब उसका परिरक्षण प्रभाव का मान आएगा, और परिरक्षण प्रभाव का मान कितने से आएगा भैया? 0.35 से आएगा ना, क्योंकि बाजू वाला तो 0.35 का ही बचाव कर रहा था। एक बात तो 0.35 तो ये बढ़ा, और डेल्टा जेड बढ़ा 1 से, तो जेड कितने से बढ़ना चाहिए भैया? तो सर जेड बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा, 1 माइनस 0.35 अगर हम करते हैं तो 0.65 की वृद्धि हमें ये दिखाता है, यानी अगर इसका 1.3 आ रहा है तो इसका कितना आना चाहिए भैया? 1 पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसका 1.95 आएगा तो इसका कितना आएगा सर? बहुत बढ़िया कैलकुलेशन करते हैं हमारे बच्चे, ये हुई ना बात सर, इसको बोलते हैं फास्ट कैलकुलेशन, शाबाश सर। तो एक बात बताओ, देख के ये लग रहा है ना भैया कि जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ रहा है, मेरी बात समझना बेटा। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है कि नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण, तो इसका मतलब उस कोष को भी आकर्षित करेगा, पूरे कोष में जहां पे इलेक्ट्रॉन है, और जब उस कोष को अपनी तरफ खींचेगा तो कोष क्या होता चला जाएगा? संकुचित होता चला जाएगा, और संकुचित होता चला जाएगा तो आकार में क्या आएगी? कमी आएगी, यानी जेब बढ़ता है तो आकार में क्या आती है? कमी आती है आवर्त के अंदर, भैया ध्यान रखना, ठीक है? जेब बढ़ने पर आकार कम होता है। अरे तुम आपस में मत बोलो यार, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग रोक के बात करनी पड़ेगी। अब पीछे वाला बालक यार, तेरे को बड़ी जल्दी है यार, टी शर्ट जा तू पहले भाग, लड़कियों बाद में जाना, जा जा जा, जा।